क्या? तुम मुझे यहाँ लाकर इतना मुस्कुरा क्यों रही हो? तुमने क्या सोचा था मैं अपनी जिंदगी में इतना कष्ट झेलूंगी और तुम रानी वाली जिंदगी आराम से जी पाओगी? ऐसा कभी नहीं होगा। कुछ दिन पहले चंदनपुर नामक गांव में दो बहनें नैना और सुनैना अपने पिता लक्ष्मण के साथ रहा करती थी। नैना सीधी साधी और अच्छे स्वभाव की थी, जबकि सुनैना छल कपट और धोखा देना बहुत अच्छे से जानती थी। इसी वजह से लक्ष्मण अपनी छोटी बेटी नैना से ज्यादा प्यार करता था। एक दिन लक्ष्मण अपने लोहार के औजार लेकर बाजार की तरफ निकल पड़ता है। आज तो बस अच्छे औजार बन जाएं, जिससे मेरी आमदनी बढ़ जाए। मेरी दोनों बेटियां बड़ी हो रही हैं, उनकी शादी के लिए भी पैसे का इंतजाम करना है। ये कहते हुए लक्ष्मण अपनी लोहार की दुकान पर चला जाता है और दिन भर काम करने के बाद शाम को कुछ पैसे इकट्ठे कर लेता है। चलो, कुछ पैसे तो इकट्ठा हो गए। अब घर जाने से पहले जंगल से कुछ लकड़ियां भी ले लेता हूँ, ताकि कल भट्टी में जलाने में काम आए। और सुनैना कह रही थी कि घर का जलावन भी खत्म हो गया है। फिर लक्ष्मण घने जंगल की तरफ चल देता है। तभी अचानक उसे एक गुफा से रोशनी आती दिखाई देती है। अरे भला ये कैसी रोशनी है? कहीं अंदर कोई चीज तो नहीं है? चलो जाकर देखता हूँ। लक्ष्मण गुफा के अंदर जाता है और एक कोने में एक तांत्रिक को हवन करते हुए तांत्रिक साधना में लीन दिखता है। ये देखकर लक्ष्मण के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। ये तो तांत्रिक है, कोई तंत्र विद्या कर रहा है। मुझे यहाँ से जल्दी निकल जाना चाहिए, नहीं तो पता नहीं क्या हो जाए। लक्ष्मण जल्दी जल्दी बाहर निकलने की कोशिश करता है, लेकिन उसका पैर पत्थर से टकरा जाता है और वो गिर पड़ता है, जिससे आवाज हो जाती है और तांत्रिक की साधना भंग हो जाती है। किसकी इतनी मजाल हुई जिसने मेरी तंत्र विद्या भंग की? माफ कर दीजिए महाराज, मैंने आपको नहीं देखा। मुझसे गलती हो गई, मुझे जाने दीजिए। मैं पूरे 10 दिनों से ये तंत्र विद्या कर रहा था और तुम्हारी वजह से सब बर्बाद हो गया। अब मैं तुम्हें ऐसे कैसे छोड़ दूं? तुमने इन्हीं आंखों से मेरी साधना भंग की है। अब मैं तुम्हें अंधा कर देता हूँ। तांत्रिक मंत्र पढ़ने लगता है और देखते ही देखते लक्ष्मण की दोनों आंखों की रोशनी चली जाती है। ये क्या? मेरी आंखों की रोशनी कैसे चली गई? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मेरी आंखें ठीक कर दो। अब तुम जीवन भर अंधे बनकर भटकते रहोगे। फिर तांत्रिक गायब हो जाता है। लक्ष्मण जैसे तैसे गुफा से बाहर निकलता है। वहीं लक्ष्मण पागल सा होकर जंगल में भटकने लगता है, लेकिन घर नहीं पहुंच पाता। रात होने पर दोनों बहनें परेशान हो जाती हैं। दीदी, आपने देखा है पिताजी अभी तक क्यों नहीं आए? अरे आ जाएंगे, तो क्यों परेशान हो रही है? लोहे का काम है, भट्टी पर लेट हो गया होगा या किसी से पैसे वसूलने चले गए होंगे। अपना काम कर। नैना पूरी रात दरवाजे पर बैठी रहती है, लेकिन लक्ष्मण नहीं आता। सुबह होते ही नैना घबरा जाती है। नहीं, अब मुझे पिताजी को ढूंढना ही होगा। नैना गांव वालों के घर जाकर दरवाजा पीटने लगती है। क्या हुआ? मेरा दरवाजा क्यों पीट रही हो? मेरे पिताजी पता नहीं कहाँ है। मैं सब जगह ढूंढ चुकी हूँ, लेकिन नहीं मिले। अरे तुम्हारे पिता तो रोज दुकान से घर आ जाते थे। आ जाएगा, ज्यादा परेशान मत हो। कहीं चला गया होगा कोई काम से। फिर वो चला जाता है। नैना दूसरे घर का दरवाजा खटखटाती है
वहाँ से भी उसे यही जवाब मिलता है। नैना पूरे गांव में भटकती है, लेकिन लक्ष्मण कहीं नहीं मिलता। वहीं दूसरी तरफ शिवम घने जंगल में चलता जा रहा होता है। तभी दूसरी ओर से चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। बचाओ, कोई है, मुझे जंगल से बाहर निकालो, बचाओ। अरे, ये घने जंगल में चिल्लाने की आवाज कहां से आ रही है? मुझे जाकर देखना चाहिए। फिर शिवम आवाज की दिशा में आगे बढ़ता है। तभी लक्ष्मण एक पेड़ के नीचे बुरी हालत में बैठा हुआ था। काका, काका, आप ठीक तो है ना? कौन है? मुझे मेरे घर तक छोड़ दो बेटा। मैं कल रात से भटक रहा हूँ, लेकिन अपने घर नहीं पहुँच पा रहा हूँ। काका, मैं शिवम हूँ, आप मेरे साथ चलिए। शिवम लक्ष्मण को सहारा देकर गांव की तरफ ले आता है और जैसे ही गांव वाले लक्ष्मण को अंधी हालत में देखते हैं, सबके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। अरे, ये क्या? लक्ष्मण की आंखों की रोशनी कैसे चली गई? इतने में नैना और सुनैना दोनों दौड़ती हुई वहां पहुंच जाती है। पिताजी, ये क्या हो गया? आप तो बिल्कुल ठीक थे, आपकी आंखों की रोशनी कैसे चली गई? ये घने जंगल में एक पेड़ के नीचे बैठे परेशान हालत में थे, इसलिए मैं इन्हें यहाँ ले आया। तभी मुखिया आगे आकर बोलता है। सच सच बताओ, अगर तुमने सच नहीं बताया तो हम तुम्हें गांव में घुसने नहीं देंगे। ये गांव का मामला है और इस तरह आंखों का चले जाना कोई छोटी बात नहीं है। मेरी आंखें। कल मैं घने जंगल से गुजर रहा था, तभी मैं एक गुफा में गया था। उसके बाद लक्ष्मण बहुत सोचने की कोशिश करता है, लेकिन उसे आगे कुछ याद नहीं आता, क्योंकि उसकी आंखों के साथ उसकी याददाश्त भी चली गई होती है। मुझे इससे आगे कुछ याद नहीं है। इसके बाद मेरे साथ क्या हुआ, मुझे कुछ भी पता नहीं। अरे, जरूर इसके ऊपर किसी प्रेत आत्मा ने अपना डेरा जमा लिया है। देखो, इसकी आंखों की रोशनी के साथ इसकी याददाश्त भी छीन ली गई है। ये हमारे गांव में नहीं रह सकता, वरना हम सब पर भी प्रेत आत्मा का साया पड़ जाएगा। नहीं मुखिया जी, मेरे पिता पर झूठा इल्जाम मत लगाइए, ऐसा कुछ नहीं है। नहीं, तुम्हारे पिता पर प्रेत आत्मा है और अब ये मेरे गांव में नहीं रह सकता। तुम तीनों यहाँ से निकल जाओ। इतना कहते ही गांव वाले पत्थर उठाकर लक्ष्मण को मारने लगते हैं। ठीक है, हम तीनों यहाँ से चले जाएंगे, आप लोग मत मारिए। चलो बेटियों, चलते हैं। नैना, सुनैना और लक्ष्मण वहाँ से निकल जाते हैं और जंगल में झोपड़ी बनाकर रहने लगते हैं। माफ कर दो बेटियों, आज मेरी वजह से तुम दोनों को दर दर भटकना पड़ रहा है। कोई बात नहीं पिताजी, चिंता मत करिए, हम आपका अच्छे से ध्यान रखेंगे। हाँ हाँ पिताजी, चिंता मत कीजिए, हम हैं ना, हम आपका पूरा ख्याल रखेंगे। फिर 1-2 दिन बीत जाते हैं। एक दिन नैना जंगल से लकड़ी लेकर आ रही होती है, तभी शिवम वहाँ आ जाता है। नैना, तुम बिना बताए यहाँ आ गई? मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही थी, तुम मुझसे मिलने क्यों नहीं आती? शिवम, अब गांव वालों ने हमें निकाल दिया है, तो तुम मुझसे ना ही मिलो तो अच्छा रहेगा। नहीं, मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूँ और तुम्हें छोड़कर नहीं जा सकता। चलो, हम दोनों शादी कर लेते हैं। नहीं, मुझे कुछ दिनों का वक्त चाहिए, पिताजी को कुछ दिखाई नहीं देता, इस वक्त मैं शादी नहीं कर सकती, मुझे माफ कर दो। फिर नैना वहाँ से चली जाती है। वही मदन ये सब देख लेता है और दौड़कर सुनैना के पास जाता है, जहाँ सुनैना तालाब के किनारे बैठी होती है। क्या हो गया मदन, तो इतना घबराया क्यों है? अरे सुनैना, तू तो कहती थी तेरी बहन बहुत भोली है और तेरे इशारों पर चलती है, लेकिन तुझे पता है उसका एक लड़के से प्रेम चल रहा है, हमारे गांव के लड़के से।
क्या सच में? उसका प्रेम प्रसंग मुझे तो पता ही नहीं था। मैंने अपनी आंखों से देखा है। ठीक है, अब मैं उसे उसके प्रेमी के साथ फंसाकर बदनाम करूंगी और पिताजी की नजरों में गिराकर उसे घर से निकलवा दूंगी। हाँ, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। फिर अगली सुबह नैना पानी लेने झोपड़ी से निकलती है। लगता है ये अपने प्रेमी से मिलने जा रही है। आज मैं पता कर कर ही रहूंगी कि ये किससे प्रेम करती है। सुनैना चुपचाप उसका पीछा करने लगती है। फिर थोड़ी देर बाद नैना तालाब के किनारे पहुंच जाती है, जहां शिवम पहले से बैठा होता है। अरे नैना, आ गई? हाँ, मैं आ गई। अब मैं बहुत जल्दी पिताजी से हम दोनों के प्रेम के बारे में बात करने वाली हूँ। तुम चिंता मत करो शिवम, हमें ज्यादा दिनों तक दूर नहीं रहना पड़ेगा। फिर तो मैं बहुत खुश हूँ कि तुम मुझसे शादी करने वाली हो। अब मैं पानी लेकर जाती हूँ, पिताजी को बहुत जोर से प्यास लगी है। नैना वहाँ से पानी लेकर चली जाती है। दूर खड़ी सुनैना ये सब देख रही होती है। ये दोनों एक दूसरे से प्रेम करते हैं, ऐसा कभी नहीं होने दूंगी। मेरी बहन ने मुझसे मेरा प्रेम छीन लिया। अब देख मैं क्या करती हूँ। मैंने अभी तक शिवम से अपने दिल की बात नहीं कही थी, लेकिन मेरी बहन मेरी खुशियों को मुझसे छीनना चाहती है। सुनैना गुस्से में आग बबूला होकर वहाँ से निकल जाती है और मदन के पास पहुँचती है। मदन, हम दोनों को एक षड्यंत्र रचना होगा। इसका अंजाम तुम्हें ही देना है। उसके बाद मैं तुम्हें इसकी कीमत दूंगी। हाँ, क्यों नहीं, बताओ मुझे क्या करना होगा। सुनैना मदन के कान में पूरी योजना बताती है। योजना सुनकर मदन मुस्कुराने लगता है। फिर दूसरी तरफ नैना पानी लेकर आगे बढ़ती है। तभी रास्ते में एक साधु महाराज आके उसके सामने खड़े हो जाते हैं। साधु महाराज, आप यहाँ? बेटी, तुम्हारे पिता की आंखों की रोशनी वापस आ सकती है अगर तुम शेषनाग झील की बर्फीली गहरी झील में जाओ तो वहां से उनके लिए रोशनी मिल जाएगी। अगर मेरे पिताजी की आंखों की रोशनी वापस आ जाएगी तो मैं शेषनाग झील जाने के लिए तैयार हूँ। नैना पानी का घड़ा झोपड़ी में रख देती है और वो शेषनाग झील की तरफ निकल पड़ती है। कई घंटे सफर करने के बाद वो शेषनाग झील के पास पहुंच जाती है, जहां एक बूढ़ा अंधा आदमी बैठा होता है। तू यहाँ क्यों आई है बेटी? नैना उसे अपने पिता की पूरी कहानी बता देती है। तुझसे तेरी बहन की किस्मत जुड़ी है। तू चाहे तो उसे संवार सकती है और चाहे तो बिगाड़ भी सकती है। मैं समझी नहीं बाबा। ला, मैं तेरा हाथ देखूं। बूढ़ा आदमी नैना का हाथ देखता है। तेरी किस्मत में तो राजयोग लिखा है। मुझे कोई राजयोग नहीं चाहिए, मुझे बस मेरे पिताजी की आंखों की रोशनी चाहिए। ठीक है, झील में डुबकी लगाते ही दो आंखें वहां मिलेंगी। उन आंखों को अपने पिता की आंखों में लगाना, तब उनकी रोशनी वापस आ जाएगी। वहीं दूसरी तरफ वही साधु सुनैना के पास जाता है और अपनी नकली दाढ़ी मूछ हटाकर मदन का रूप ले लेता है। तुमने अपना काम कर दिया। हाँ, मैंने तुम्हारी बहन को शेषनाग झील के पास भेज दिया है। वहां से वो अब कभी वापस नहीं आएगी, क्योंकि जो भी वहां गया है वो कभी वापस नहीं आया। बहुत अच्छा काम किया है मदन, ये लो तुम्हारा इनाम। सुनैना अपने हाथ से सोने की चूड़ी निकालकर मदन को दे देती है। मदन मुस्कुराते हुए वहां से चला जाता है। अब वक्त आ गया है कि मैं शिवम को अपना पति बना लूं।
सुनैना वहाँ से निकल पड़ती है और तालाब के किनारे बैठे शिवम के पास पहुँच जाती है। तुम यहाँ क्या कर रही हो? देखो, अब वो कभी नहीं आने वाली है। वो अपने प्रेमी के साथ भाग गई है। अब तुम्हें कभी नहीं अपनाएगी क्योंकि उसे पैसे वाला प्रेमी चाहिए था, तुम जैसा गरीब नहीं। क्या उसने मेरे साथ ऐसा किया? मैं तो उससे बहुत प्रेम करता था। तुम मुझसे शादी कर सकते हो, मैं तुम्हें पसंद करती हूँ और तुमसे शादी करने के लिए तैयार हो। लेकिन तुम तो किसी और से प्रेम करती थी ना? तुम्हारी बहन कहा करती थी। नहीं, मैं तुमसे ही प्रेम करती हूँ, तुम मुझसे शादी कर लो। वैसे भी मैं नैना से उसकी खूबसूरती और उसकी माँ की जमीन के कारण शादी करना चाहता था। अब छोटी बहन ना सही, बड़ी बहन ही सही, ये भी सुंदर है और जमीन भी इसके नाम है, इसी से शादी कर लेता हूँ। ठीक है, मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। चलो पहले पिताजी से बात करते हैं, फिर शादी करेंगे। हाँ चलो चलते हैं। फिर दोनों झोपड़ी की ओर चल पड़ते हैं जहाँ लक्ष्मण प्यासा बैठा होता है। नैना, नैना, नैना कहाँ है? मुझे बहुत प्यास लगी है, पानी दे दो। पिताजी, आप किसे बुला रहे हैं? वो तो अपने प्रेमी के साथ भाग गई है, अब कभी नहीं आएगी। नहीं बेटी, मेरी बेटी ऐसा नहीं कर सकती, वो मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। नहीं नहीं। हाँ, वो चली गई है, इसीलिए अब मैं भी अपने प्रेमी से शादी करके जा रही हूँ। नहीं बेटी, ऐसा मत कर, फिर मैं यहाँ अकेला कैसे रहूँगा? ठीक है, कुछ दिनों तक मैं आपके साथ रह लूंगी, फिर ससुराल जाऊंगी। शुक्र मनाइए कि मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जा रही। सुनैना मुस्कुराने लगती है और शिवम सुनैना शादी कर लेते हैं और झोपड़ी में रहने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ नैना कई घंटे सफर करने के बाद नदी के अंदर पहुंच जाती है। थोड़ी दूर जाने पर उसे एक अंधा राजकुमार मिलता है जो फूट फूट कर रो रहा होता है। ये तो किसी राजकुमार के कपड़ों में लग रहा है और इसकी आंखों की रोशनी भी नहीं है। चलो पूछती हूँ। नैना उसके पास जाती है। तुम कौन हो और इस हालत में क्यों हो? मुझे कुछ दिखाई नहीं देता, मेरी मदद करो, मेरे माता पिता मेरा इंतजार कर रहे होंगे। राजकुमार रोने लगता है। तुम रो मत, मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगी। बताओ मैं कैसे मदद कर सकती हूँ? मुझे मेरी आंखें वापस ला दो। मैं तो ये आंखें अपने पिता के लिए लेने आई थी, लेकिन मैंने इसे वचन दे दिया है। क्या मैं इसे धोखा दूं? नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती। ठीक है, मैं तुम्हें आंखें लाकर जरूर दूंगी। फिर नैना आगे बढ़ जाती है और थोड़ा ही आगे बढ़ती है कि तभी एक जगह दो आंखें रखी हुई थी। यही दो आंखें हैं जिसके लिए मैं यहाँ आई हूँ, जल्दी से ले लेती हूँ। नैना वो दोनों आंखें लेकर वापस लौटने लगती है। अब मैं क्या करूँ? अपने पिताजी को बचाऊंगी, राजकुमार को नहीं। नहीं, मुझे ये आंखें राजकुमार को ही देना होगा, मैंने वचन दिया है। फिर नैना ना चाहते हुए भी दोनों आंखें राजकुमार को लगा देती है कि अचानक तेज रोशनी होती है और राजकुमार की आंखें वापस आ जाती है। ये क्या? मैं देख सकता हूँ। सच में मेरी आंखों की रोशनी आ गई। कम से कम आपकी आंखें तो वापस आ गई। अब चलिए हम शेषनाग झील से बाहर चलते हैं। फिर राजकुमार और नैना दोनों शेषनाग झील से बाहर आ जाते हैं और उदास होकर नैना वहीं बैठ जाती है। मैं अपने पिताजी की आंखों की रोशनी नहीं वापस दिला पाई, मैं कैसी नालायक बेटी हूँ। तभी वहाँ वही बूढ़ा व्यक्ति आ जाता है
और तेज रोशनी के साथ वो बूढ़ा व्यक्ति एक साधु महाराज के रूप में बदल जाता है, जिसे देखते ही वो घबरा जाती है। ये क्या साधु महाराज, आप तो अंधे और बूढ़े इंसान थे, लेकिन आप तो स्वयं साधु महाराज के रूप में बदल गए। ये क्या हो रहा है? तुमने अपना भला न सोचकर दूसरे का भला किया है हमेशा, इसलिए तो मैंने तुम्हें इस झील में भेजा। अब मैं क्या करूं? वहाँ मेरी बहन और अंधे पिता मेरा इंतजार कर रहे होंगे। मैंने उन्हें बताया भी नहीं कुछ। फिर साधु बाबा उसे दृश्य दिखाते हैं जिसमें उसकी बहन और प्रेमी की शादी हो जाती है, जबकि उसके पिता भी बुरा भला कह रहा होता है। पिताजी मेरे बहुत अच्छे हैं, भले ही मेरा प्रेमी या मेरी बहन ने मुझे धोखा दिया हो, पर मुझे मेरे पिताजी की आंखों की रोशनी चाहिए साधु महाराज। ठीक है, तुम्हारी इस नेक दिली देखकर मैं तुम्हारे पिता की आंखों की रोशनी लौटा देता हूँ। क्या सच में आपने मेरे पिताजी की आंखों की रोशनी लौटा दी? हाँ, तुमने मेरी जान बचाई और तुमने अपने पिता की जगह मेरी आंखों की रोशनी लौटाई, इसलिए मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूँ। मैं तो एक साधारण लड़की हूँ और आप एक राजकुमार। फिर महारानी बनने का सच्चा हृदय होना चाहिए और तुम्हारे पास वो है। हाँ पुत्री, तुम विवाह करके अपना खुशी पूर्वक जीवन जियो। फिर साधु महाराज चले जाते हैं और राजकुमार नैना के साथ विवाह कर अपने राजमहल लौट जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ शिवम सुनैना को रात दिन मारता पीटता है। ये क्या, तुम मुझे मार क्यों रहे हो? मैंने तुम्हें कितनी बार कहा था कि पानी भरने जाने से पहले तुमने मुझे गर्म पानी क्यों नहीं दिया, और वैसे भी अब तुम वैसी नहीं रही। मैंने सोचा था कि तुमसे शादी करने के बाद मुझे सारी खुशी मिलेगी, पर तुमने मुझे खुशी नहीं दी। मुझे नैना ही चाहिए, इसके लिए अब तुम्हें रास्ते से हटाना होगा। तुम चलो मेरे साथ। फिर शिवम सुनैना का हाथ पकड़कर खींचते हुए एक सेठ के हवेली पर ले जाता है। ये क्या, तुम शिवम आज किसको लेकर आए हो? देखिए, ये लड़की है, इसे आप अपना गुलाम बनाकर रखिए, जो चाहे वो करवा सकते हैं। बस मुझे धन चाहिए। क्यों नहीं? अरे ऐसी ही लड़की की तो मुझे आवश्यकता रहती है, जो मेरे पास गुलाम बनकर काम कर सके। रुको, मैं भी तुम्हें धन देता हूँ। सेठ फिर घर के अंदर जाता है और एक थैले में सोने के सिक्के लाकर शिवम के हाथ में रख देता है। अब ये भी आज से तुम्हारी हुई। ये क्या कह रहे हो शिवम? मैं तुम्हारी पत्नी हूँ, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। शिवम हंसते हुए वहाँ से चला जाता है। अब तो चल, आज से तू मेरी गुलाम है। फिर सेठ सुनैना को खींचते हुए अपनी हवेली में ले जाता है और देखते ही देखते 10 महीने बीत जाते हैं। तभी एक दिन नैना गर्भ अवस्था में अपने सैनिकों के साथ गांव से गुजर रही होती है। सुनैना ये दृश्य देख लेती है। क्या ये तो मेरी बहन नैना है, इसे तो हमने मरने के लिए भेजा था और ये बचकर आ गई, और ये महारानी वाले कपड़ों में है और गर्भवती भी लग रही है। मुझे किसी भी तरह इसके साथ जाना होगा, क्योंकि ये रानी नहीं बन सकती। फिर सुनैना भागकर नैना के पास जाकर रोने लगती है। दीदी, आप यहाँ इस हाल में? मुझे माफ कर दो बहन। बहन, मैंने तुम्हारे साथ जो कुछ भी किया उसकी सजा भगवान ने मुझे दे दी। देखो, मैंने शिवम से शादी तो किया, लेकिन वो मुझे मारता था, और देखो उसने मुझे सेठ के हाथों बेच दिया। मैं यहाँ गुलाम बनकर हूँ। तुम मुझे अपने साथ ले चलो, मुझे ऐसा जीवन नहीं चाहिए। हाँ दीदी, क्यों नहीं, आप चलो मेरे साथ अभी। तभी सेठ आ जाता है। नहीं, ये मेरी गुलाम है,
इसे कहीं नहीं ले जा सकती हो। मैं इस राज्य की महारानी हूँ और मेरा हक है, और तुम मेरी बहन को गुलाम बनाकर नहीं रख सकते हो, नहीं तो मैं राजकुमार से कहकर तुम्हें इस राज्य से निकलवा दूंगी। ठीक है, आप जा सकती हो, बस राजकुमार को कुछ मत कहिएगा महारानी। हाँ। फिर नैना सुनैना के साथ वहां से निकल पड़ती है। देखो नैना, तुम गर्भवती हो और इस हालत में ज्यादा चलना ठीक नहीं। चलो हम थोड़ा नदी किनारे बैठ जाते हैं, उसके बाद हम राजमहल की तरफ चलेंगे। ठीक है, चलो बैठते हैं। दोनों बहनें नदी के किनारे बैठ जाती हैं और अचानक सुनैना नैना को नदी में धक्का देने लगती है। तुम मुझे धक्का क्यों दे रही हो? तुम महारानी बनो और मैं नौकरानी, ऐसा कभी नहीं होने दूंगी। तुम ऐसा नहीं कर सकती। तुम तो मेरी बड़ी बहन हो, और बड़ी बहन होकर ऐसा मत करो। अगर राजकुमार को पता चला तो तुम्हारे साथ बहुत गलत करेंगे। तुम्हारी वजह से मेरी जिंदगी बर्बाद हुई है, तो अब मैं रानी क्यों नहीं बनूंगी? मैंने बहुत तकलीफ सही है। सुनैना नैना को नदी में धक्का दे देती है। तभी पीछे से राजकुमार आ जाता है और ये दृश्य देखकर तुरंत पानी में कूद पड़ता है और नैना को बचा लेता है। राजकुमार गुस्से में सुनैना को जोर से थप्पड़ मार देता है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी गर्भवती पत्नी के साथ ऐसा करने की? मुझे माफ कर दीजिए राजकुमार। शुक्र है कि मैं अपनी पत्नी के पीछे पीछे आ गया, वरना आज बहुत बड़ा अनर्थ हो जाता। मैं जानता हूँ नैना बहुत भोली है और कोई भी उसका फायदा उठा सकता है, लेकिन तुमने हद पार कर दी। सैनिक, इसे ले जाकर काल कोठरी में बंद कर दो। मैं इसका चेहरा भी नहीं देखना चाहता। सैनिक सुनैना को पकड़कर ले जाते हैं। दीदी, मैंने आपके लिए क्या क्या नहीं किया, लेकिन आपने मुझे और मेरे होने वाले बच्चे को मारने की कोशिश की। आप इतनी पत्थर दिल कैसे हो सकती हो? सुनैना फूट फूट कर रोने लगती है और सैनिक उसे ले जाते हैं। रो मत नैना, हमारे बच्चे पर बुरा असर पड़ेगा। चलो राजमहल चलते हैं। फिर राजकुमार और नैना वहाँ से चल देते हैं। तभी रास्ते में लक्ष्मण आ जाता है और दोनों को देखकर रोने लगता है। मेरी बेटी आज मुझे मिल गई, मैं बहुत खुश हूँ। इतने दिनों से राजमहल नहीं आ पाया, लेकिन आज तुम्हें देखकर दिल खुश हो गया। ये क्या, तुम्हारे कपड़े गीले क्यों हैं? पिताजी, मैंने सुनैना दीदी को सेठ के यहाँ से बचाया था, क्योंकि उसके पति ने उसे गुलाम बनाकर बेच दिया था, लेकिन आज उसी ने मुझे मारने की कोशिश की। वो बचपन से ही तुम्हारी खुशी नहीं देख पाती थी और आज भी नहीं सुधरी। बेटी, अब तुम अपने और अपने आने वाले बच्चे का ध्यान रखो। ठीक है पिताजी। इसके बाद नैना राजकुमार के साथ राजमहल लौट आती है और दोनों खुशी से जीवन बिताने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ सुनैना अपनी किस्मत पर रोते हुए काल कोठरी में दिन काटने लगती है।